गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय बलरामपुर। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट सेकंड लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत आज हम करेंगे फंक्शंस, अचीवमेंट एंड फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के कार्य, सफलताएं एवं असफलताएं। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे जो स्ट्रक्चर ऑफ लीग ऑफ नेशंस हमने किया कि राष्ट्र संघ किस प्रकार से अस्तित्व में आया, उसके कौन कौन से अंग थे और किस प्रकार से उनके पास कार्य करने के लिए शक्तियां थी। तो अब हम ये देखेंगे कि राष्ट्र संघ ने कौन कौन से कार्य किए और किन किन कार्यों में वो असफल हुआ और किन किन कार्यों में उसने सफलता हासिल की। असफलता मिलने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया था और जब द्वितीय महायुद्ध हुआ तो इसका कारण है कि वो असफल रहा। लेकिन केवल हम इसी से नहीं कहेंगे कि द्वितीय महायुद्ध हुआ तो राष्ट्र संघ असफल हुआ, बल्कि राष्ट्र संघ ने इस प्रकार के भी कार्य किए जिससे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित हुई और उसने बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक मार्गदर्शन का भी कार्य किया। तो हम शुरू करते हैं राष्ट्र संघ के कार्य, सफलताएं एवं असफलताएं। जैसा कि पीवी पोर्टर कहते हैं कि राष्ट्र संघ की असफलता के दोषी इसके सदस्य राष्ट्र थे। जहां तक असफलता का प्रश्न है, राष्ट्र संघ असफल नहीं हुआ वरन संघ के राष्ट्र असफल हो गए। हम इस कोटेशन को सबसे पहले इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। आप कोटेशन शुरू करोगे तो इन्वर्टेड कोमा शुरू, और जब हमारी कोटेशन समाप्त हो जाएगी तो हम इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर देंगे और उस पूरी कोटेशन को अंडरलाइन करेंगे। तो हम इस कोटेशन को किस रूप में लेंगे कि जैसे हमने कहा कि पोर्टर ने क्या कहा है कि राष्ट्र संघ की असफलता के दोषी इसके सदस्य राष्ट्र थे, अर्थात राष्ट्र संघ स्वयं असफल नहीं हुआ बल्कि जिन सदस्य राष्ट्रों से मिलकर राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, जिन सदस्य राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ का निर्माण किया, राष्ट्र संघ का गठन किया, इसका तात्पर्य है कि वो असफल हो गए। अर्थात उन्होंने जिन शर्तों को स्वीकार किया उन शर्तों पर वो पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे। तो राष्ट्र संघ सफल नहीं हुआ बल्कि राष्ट्र संघ के जो सदस्य राष्ट्र थे वो असफल हो गए। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। अपने लगभग 20 वर्ष के कार्यकाल में, विशेष रूप से हम बात करें 1924 से 1930 की, तो राष्ट्र संघ ने अनेक महत्वपूर्ण विवादों का समाधान किया। जैसे कि कुछ विवाद हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत भी देखे, जो स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था उसने भी इनका समाधान किया था। इस समय में राष्ट्र संघ वास्तव में अपनी चरम सीमा पर था। तो इस समय में राष्ट्र संघ द्वारा सफलतापूर्वक निभाए गए कुछ विवाद, या हम ये कहें कि अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित, विद रिगार्ड ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्र संघ की संविदा पर निम्नलिखित 4 व्यवस्थाएं की गई थी। जैसा कि नंबर 1, राष्ट्र संघ के सदस्यों को कुछ ऐसी कानूनी बाध्यताएं तथा उत्तरदायित्वों का पालन करने को कहा गया जिनके कारण युद्ध एक बड़ी सीमा तक मर्यादित हो जाता था। दूसरे नंबर पर राष्ट्र संघ के चार्टर में इस प्रकार की व्यवस्था की गई जिससे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो सके। तीसरे नंबर पर युद्ध प्रारंभ होने या किसी राज्य द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करने पर आक्रमणकारी या दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध या सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई। और चौथे नंबर पर युद्ध को समाप्त करने के लिए निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया।
अर्थात विश्व में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्र संघ में ये 4 व्यवस्थाएं की गई थी। 4 व्यवस्थाएं संक्षिप्त रूप में कैसी थी कि जिसमें कानूनी बाध्यताएं और उत्तरदायित्वों का पालन करना था जो इसके सदस्य राष्ट्र थे। दूसरा था कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान हो। तीसरा था कि प्रत्येक राज्य जिसे जो उत्तरदायित्व दिया गया है वो उस उत्तरदायित्व का पालन करे। अर्थात वो उत्तरदायित्व क्या था कि जो आक्रमणकारी या दोषी राष्ट्र थे उनके विरुद्ध में जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे या सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई थी उसमें वो राज्य अपना योगदान दें। और सबसे बड़ी बात कि युद्ध को समाप्त करने के लिए शस्त्रों को कम करना, निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया था। यानी जब राष्ट्र अपने देश में शस्त्रों के ऊपर कम पैसा खर्च करेंगे और विकास के कार्यों पर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तभी जाकर हम युद्धों को समाप्त कर सकते हैं। वास्तव में इतिहास में यह पहला अवसर था जब सुरक्षा सहायता संपन्न राज्यों ने अपनी प्रभुसत्ता पर बाह्य प्रतिबंध लगाना स्वीकार किया था। ये बाह्य प्रतिबंध क्या था? ये राष्ट्रसंघ का प्रतिबंध था। जो उत्तरदायित्व थे, जो कानूनी बाध्यताएं थी विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए, ये बाह्य प्रतिबंध था। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत यह मानवीय बाध्यता स्वीकार की है कि वे परस्पर मौलिक सह उद्देश्य अर्थात वर्तमान राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेंगे। राष्ट्र संघ का यही प्रसिद्ध सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था, कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक के ऊपर आक्रमण सबके ऊपर आक्रमण। दुर्भाग्यवश अनेक दुर्बलताओं के कारण कभी सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सका। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 11 से 16 तक, जिसमें युद्धों को शांतिपूर्ण ढंग से रोकने की प्रक्रियाओं का उल्लेख था। अनुच्छेद 11 किसी युद्ध अथवा युद्ध की धमकी राष्ट्र संघ के लिए चिंता का विषय थी और किसी भी सदस्य की प्रार्थना पर महासचिव को सुरक्षा परिषद की तत्कालिक बैठक बुलाने का अधिकार था। अनुच्छेद 11 के आधार पर ही लागू हुए और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विवाद पहले परिषद के सम्मुख जाते थे और यदि परिषद चाहती तो उन्हें सभा के सम्मुख भेज सकती थी, परंतु परिषद ऐसे किसी विषय पर ऐसी कोई सिफारिश नहीं कर सकती थी जो किसी राज्य के घरेलू अधिकार क्षेत्र में आता हो। अनुच्छेद 12 से 15 के अंतर्गत परिषद की शक्तियां समान थी। इसके अंतर्गत वे विवाद आते थे जिनके कारण संबंध विच्छेद की आशंका रहती हो, इसलिए ऐसे मामलों में सदस्य राज्य विवाचन, न्यायिक निर्णय तथा परिषद की जांच पड़ताल के लिए तैयार हो जाते थे। अनुच्छेद 11 का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक था और किसी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जा सकते थे। वह स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय दे सकती थी और यही कारण है कि इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्र संघ अनेक राजनीतिक विवादों का समाधान कर सका। संविधा के अनुच्छेद 16 में युद्ध रोकने के लिए दंड व्यवस्था का प्रावधान था। व्यवस्था यह थी कि यदि संघ का कोई सदस्य संविधा का उल्लंघन कर युद्ध आरंभ कर देगा तथा उसका यह कार्य संपूर्ण संघ के विरुद्ध समझा जाएगा, संघ के सभी सदस्य ऐसे राज्य के साथ अपने व्यापारिक संबंध तोड़ लेंगे और इस व्यवस्था को आर्थिक प्रतिबंधों का नाम दिया गया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 16 में सैनिक कार्रवाई की व्यवस्था की गई थी और यह कहा गया था कि संघ आक्रमण करने वाले राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर सकता है और इसके लिए अब सैनिक कार्रवाई करेगा तो जो सदस्य राज्य हैं उनको अपनी सेवा प्रदान करनी चाहिए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इस व्यवस्था का कोई महत्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि संविधा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे सदस्य राज्य को सेना देने के लिए बाध्य किया जा सके। अब हम बात करेंगे राज्य संघ के सामने लाए गए कुछ प्रमुख विवादों के बारे में। सम इंपॉर्टेंट केसेस ब्रॉट बिफोर द लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ के सामने लाए गए कुछ प्रमुख विवाद। राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित विवादों में सफलता प्राप्त की। जैसे सबसे पहले है स्वीडन और फिनलैंड। राष्ट्र संघ के सामने पहला उल्लेखनीय विवाद आया ऑलैंड द्वीप समूह के स्वामित्व के विषय में स्वीडन और फिनलैंड के बीच में।
दोनों ही देश राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे और इंग्लैंड ने इस विवाद को राष्ट्र संघ के सामने रखा। इस विवाद के समाधान के लिए एक आयोग का गठन किया गया और आयोग की रिपोर्ट के आधार पर काउंसिल ने 25 जून 1921 को यह निर्णय दिया कि इस द्वीप पर फिनलैंड की प्रभुसत्ता बनी रहे, परंतु फिनलैंड को इस द्वीप में रहने वाली स्वीडिश जनता को स्वायत्त शासन एवं राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। काउंसिल के इस निर्णय को दोनों देशों ने मान लिया और अप्रैल 1922 में दोनों देशों के बीच में संधि हो गई और इस प्रकार राष्ट्र संघ ने स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो विवाद हुआ था उसको सुलझाने में सफलता हासिल की। दूसरे नंबर पर मेली-मेडी तथा यूपेन। वर्साई की संधि के द्वारा यूपेन और जो मेली-मेडी को बेल्जियम को दे दिया गया था, जिसका जर्मनी ने विरोध किया था। 1920 में हुए जनमत संग्रह में भी यह निर्णय बेल्जियम के पक्ष में हुआ था, तो परिषद ने इस विवाद पर विचार किया और इस निर्णय को अंतिम बताया। जर्मनी ने इसे स्वीकार कर लिया, तो इस प्रकार मेली-मेडी और यूपेन का जो मामला था वो सुलझ गया। तीसरे नंबर पर हम बात करें अल्बानिया सीमा विवाद। अल्बानिया यूगोस्लाविया और यूनान के बीच में स्थित है। 1921 में क्या हुआ, यूगोस्लोवियन सैनिकों ने अल्बानिया पर आक्रमण कर दिया। उसने राष्ट्र संघ में इस मामले में हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की। राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप पर यूगोस्लाविया को अल्बानिया से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी और इसी विवाद को राजदूतों के सम्मेलन में सुलझा लिया गया। हम बात करेंगे कोफू घटना की। कोरफू घटना है इटली के कुछ नागरिकों की यूनान की सीमा पर 27 अगस्त 1923 को हत्या कर दी गई। इटली ने यूनान को तुरंत क्षमा याचना करने और 5 दिन के भीतर क्षतिपूर्ति के रूप में $5 करोड़ देने पर विवश कर दिया और उसने कोरफू द्वीप पर अधिकार स्थापित कर लिया। विवाद राष्ट्र संघ के सामने प्रस्तुत किया गया और राष्ट्र संघ द्वारा इसका शांतिपूर्ण समाधान कर दिया गया। हम बात करें मेमल विवाद की। मेमल विवाद क्या था, वर्साई की संधि के अंतर्गत मेमल क्षेत्र जो था वो बंदरगाह सहित जर्मनी से अलग कर दिया गया और उसे मित्र राष्ट्रों के राजदूतों के सम्मेलन के अधीन कर दिया गया। 1923 में लिथुआनिया ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया। यह विवाद राष्ट्र संघ के सामने आया और आयोग ने निर्णय दिया कि बंदरगाह को छोड़कर शेष मेमल क्षेत्र पर लिथुआनिया का अधिकार होना चाहिए और बेमल बंदरगाह के प्रशासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाए और इस प्रकार ये विवाद सुलझा लिया गया। हम एक और विवाद की बात करते हैं, जोवेरजिना विवाद। ये विवाद 1923 में पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के बीच में सीमा विवाद को लेकर उठा था। इस विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्र संघ द्वारा एक सीमा आयोग की स्थापना की गई, जिस द्वारा निर्धारित की गई सीमा को दोनों देशों ने स्वीकार कर लिया। और अंत में हम बात करते हैं सारलैंड का प्रशासन। वर्साई की संधि के अंतर्गत जर्मनी की सार घाटी का प्रशासन 15 वर्ष के लिए राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। प्रशासन कार्य संघ द्वारा गठित जो 5 सदस्यों के एक आयोग के द्वारा किया जाना था। आयोग ने फ्रांस का प्रभाव अधिक होने के कारण उसकी जो सेना थी सार घाटी में रहती थी और वहां पर फ्रांस की मुद्रा चलती थी। फ्रांस के कठोर व्यवहार के कारण सभी सार निवासी उनसे असंतुष्ट थे, अतः उन्होंने विद्रोह कर दिया। राष्ट्र संघ ने वहां पर फ्रांस की सेनाएं हटाकर स्थानीय सेना नियुक्त कर दी। संघ द्वारा आयोजित जनमत संग्रह में सार निवासियों ने जर्मनी के पक्ष में मतदान किया और इस प्रकार मार्च 1935 में सार घाटी को पुनः जर्मनी को सौंप दिया गया और इस प्रकार राष्ट्र संघ ने इन निर्णयों को सुलझाया। तो हमने किन किन निर्णयों की, किन किन विवादों की बात की जिनके ऊपर निर्णय लिए गए और सुलझाया गया। स्वीडन और फिनलैंड, मेली-मेडी और यूपेन, अल्बानिया सीमा विवाद, कोरफू घटना, मेमल विवाद, जोवेरजिना विवाद और सारलैंड का प्रशासन। अब हम इसके पहले हमने जो बात की थी वो सबसे नंबर 1 पर की थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कार्यों की, और अगले चैप्टर में हम आर्थिक कार्यों की, संचार तथा परिवहन, स्वास्थ्य संबंधी कार्य, दासता तथा शोषण की समस्याएं,
युद्धबंदी की रिहाई, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में बात करेंगे, जो कि राष्ट्र संघ की सफलताओं के अंतर्गत ही आते हैं। धन्यवाद।